जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप क्या करेंगे, आई बटन पे दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 1 भी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। तो आज पार्ट 2 में हम टॉप 30 क्वेश्चन जो हैं वो हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आने वाले यूपीएसआई के एग्जाम के लिए या एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए या एसएससी के अंतर्गत आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की। तो आप यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका ये सारे के सारे वन लाइनर हैं, तो आपको इसी के साथ आंसर मिलता जाएगा। तो क्या है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए तो थोड़ा सा जो है संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं। तो जो संविधान सभा है उसमें क्या हुआ कि जब इसकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तब इसमें क्या था, अस्थाई अध्यक्ष। जो अस्थाई अध्यक्ष यानी कि परमानेंटली नहीं थे ये, इन्हें उस टाइम पे सिर्फ काम चलाने के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, वो उस टाइम पे अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, जिसके बाद में क्या हुआ कि जब संविधान सभा की पहली बैठक संपन्न हो गई और संविधान के निर्माण की भी बात आ गई, तब इसमें क्या हुआ कि जो इसके स्थायी सदस्य बोला जाए, स्थायी सदस्य थे, तो स्थायी सदस्य बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका जो है स्थायी सदस्य बनाया गया था। अभी क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा जो है उसका अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था, तो आप क्या आंसर देंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद में अगर आता है कि संविधान सभा जो थी उसका स्थायी अध्यक्ष किसे बना था, स्थायी मतलब परमानेंटली अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आप आंसर क्या देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। चलिए अब आगे दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में आपको दिया गया है, आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इधर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, अगर डेट की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, ये जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये क्या है, ये भाषा के आधार पर, ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनने वाला भारत का पहला राज्य है, माफ कीजिए, पहला राज्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर यानी कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। अब क्या है, 1956 में भाषा के आधार पर राज्य बनने की मांग उठी थी, तो यहाँ पर जो है 1956 में, और जैसे बात करें असम वगैरह हो गया आपका, ये सब क्या है 1956 में ही बने, परंतु सबसे पहले जो राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर। ठीक है, तो इसीलिए जो 1 नवंबर है, 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में अभी तक 2014 तक जो है आंध्र प्रदेश एकमात्र अकेला राज्य था। इसमें क्या हुआ, 2014 को 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। ठीक है, ये उस टाइम पे भारत का 29वां राज्य था। अभी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर केंद्र शासित कर दिया गया। तो अभी क्या है, वर्तमान में 28 राज्य रह गए हैं। हालांकि तेलंगाना राज्य जब 2014 में बना था तो 29 राज्य थे। तो जो ये तेलंगाना राज्य है ये क्या है, तेलुगु भाषा को लेकर के तेलंगाना राज्य बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना जो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो मतदाता क्या होता है, वो होता है वोटर। ठीक है, वोटर जो होता है वो मतदाता यानी कि जो वोट देता है वो हो गया मतदाता। अब ये मतदाता डे क्यों मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को ही
क्यों मनाया जाता है? चलिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि 25 जनवरी 1950, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को जो है भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी? निर्वाचन आयोग, जो कि क्या है, चुनाव वगैरह कराता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, 25 जनवरी की डेट इंक्लूड की गई कि इस दिन क्या है, मतदाता दिवस मनाया जाएगा। हालांकि ये उसी समय से नहीं मनाया जाता है, ये क्या है, मतदाता दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था, ठीक है, 2011 में मतदाता दिवस पहली बार मनाया गया था। अभी कौन से नंबर का ये मतदाता दिवस है? तो 12वें नंबर का मतदाता दिवस 25 जनवरी 2021 को मनाया गया, ठीक है, 25 जनवरी 2021 को मतदाता दिवस मनाया गया। अब बात कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, आप यहाँ पर देखें तो संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे, ये क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, भारत सरकार का लेखांकन कार्य कौन करता है? ठीक है, तो ये हो गया महालेखाकार, यानी कि जो भी आपका लेखांकन कार्य हो गया वो क्या करता है? महालेखाकार करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? अगर आप ये देखें कारगिल विजय दिवस का, ठीक है, तो कारगिल दिवस है, इसे क्या विजय दिवस भी बोला जाता है। तो ये क्या है? 26 जुलाई को हुआ था। क्यों? क्योंकि 26 जुलाई 1999, ठीक है, 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल विजय किया था। अब ये कारगिल विजय क्यों किया था? तो इसमें क्या था कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने क्या किया था कि भारत के कई सारे सेक्टर थे, जैसे कि बटालिक सेक्टर हो गया, टाइगर हिल हो गया, इन सब पे उस समय पाकिस्तान ने क्या किया था, इनके जो पाकिस्तानी के सेना प्रमुख थे, ठीक है, तो ये थे परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ क्या थे? पाकिस्तान के उसमें सेना प्रमुख थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1999 में भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद क्या हुआ, 26 जुलाई को भारत ने ये युद्ध जीता और ऑपरेशन विजय नाम दिया गया इसे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसे विजय दिवस भी कहा जाता है। अगर कारगिल की लड़ाई के बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमने पहले से एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप क्या कर सकते हैं, चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी जो है प्रथम विधिक सलाहकार होता है। यहाँ पर विधिक है, यानी कि विधि जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा, कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो वो होता है महान्यायवादी, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर महान्यायवादी की बात चली है तो महान्यायवादी के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। जो महान्यायवादी पद है ये क्या है, ये आर्टिकल 76, ठीक है, ये जो है आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग संविधान में दिया गया है। उसके बाद में क्या है, इसकी नियुक्ति जो है, इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और महान्यायवादी का जो कार्यकाल है ये संविधान में तय नहीं है, ठीक है। महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान में तय नहीं है, राष्ट्रपति ही डिसाइड करेगा कि महान्यायवादी जो है वो कब तक पद पर रह सकता है, ठीक है। अभी तक क्या है, अभी तक कुल जो है 15 न्यायवादी हो चुके हैं। तो वर्तमान में जो है वो है के वेणुगोपाल, ठीक है, के वेणुगोपाल जो है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। और 2017 से ये इन्होंने कार्यभार अपना जो है संभाला हुआ है और अभी वर्तमान तक है। हालांकि इनका 2020 तक था, 2020 तक, क्योंकि जो राष्ट्रपति है ये क्या करता है कि ये नियुक्ति करता है और ये बता देता है कि आपका कार्यकाल इस वर्ष से इस वर्ष तक है। तो अभी क्या है 2020 से माफ कीजिए 2019 तक,
तो उसके बाद में क्या हुआ, इनका 1 साल का कार्यकाल और बढ़ाया गया जिसे 2020 कर दिया गया। अब 2020 से एक बस कार्यकाल और बढ़ा करके 2021 कर दिया गया है। ठीक है, तो जो महान्यायवादी है इसका संविधान में कार्यकाल जो है उसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक इसको दे सकता है परमिशन कि आप पद पर बने रहो। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 आएगा आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, तो 9 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद 78। तो 78 के अकॉर्डिंग आपको प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है वो दिए गए हैं। उसके बाद देखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 10 शो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना जो है उसके आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन ने ही जो है ये डिसाइड किया था कि भारत जो है मुस्लिम और यानी धर्म के आधार पर ये डिसाइड किया था कि 2 हिस्सों में भारत रह सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैंने विस्तृत वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना क्या है। संविधान सभा के अंतर्गत जो निर्माण था वो किस आधार पर हुआ। तो यहाँ पर 2 थे, एक इससे पहले भी आया है, तो इसके बारे में सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, आप जाकर के वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है। भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना काफी बड़ी है, तो मैं आपको यहाँ पर पूरी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो प्रस्तावना है, पहले प्रस्तावना देख लेते हैं, सिर्फ थोड़ा सा देखेंगे जिसमें कि भारत 2 बार आ जाए। तो यहाँ पर है जो प्रस्तावना है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, और इसके बाद में आपको दिया गया समाजवादी करके, ऐसे करके राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, तो पूरे के पूरे जो है प्रस्तावना है भारत की, उसमें हम भारत के लोग, तो पहली बार भारत का इस्तेमाल हुआ है, भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, हम भारत के लोग। दूसरी बात भारत को, तो पूरी जो प्रस्तावना है काफी बड़ी है, तो आप इसमें देखेंगे केवल 2 ही बार इस्तेमाल हुआ है कि हम भारत के लोग, भारत को, बस। तो क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है कि जो है 2 बार इस्तेमाल हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार इस्तेमाल हुआ, 2 बार। और अगर ये पूछा जाता है कि कहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये आपको प्रस्तावना दे दी जाती है क्वेश्चन में कि आप इसको क्या करें, फिल करें, हम भारत के लोग, भारत को अगर ऐसे डैश दिया जाता है, हम डैश के लोग डैश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, तो आप क्या करें, दोनों जगह पे भारत शब्द का प्रयोग होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है प्रारूप समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो आपको आंसर देखेंगे 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब ये प्रारूप समिति क्या थी और इसका गठन क्यों किया गया, हालांकि मैंने समितियां जो है जितनी भी संविधान में समिति है उनके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पर जो प्रारूप समिति है इसे क्या करना था, संविधान सभा जो है, ठीक है, तो संविधान जो है, संविधान सभा नहीं, संविधान जो है उसके क्या है, उसके प्रारूप पर विचार विमर्श करना था, यानी कि संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए जो कि भारत के लिए निर्माण होने के बाद भारत के लोगों को उस तरीके से काम में ला सके। ठीक है, तो क्या है कि प्रारूप समिति का विचार विमर्श करना था, प्रारूप समिति का संविधान पर विचार विमर्श करना था। तो इन्होंने क्या किया, जब विचार विमर्श करने के लिए इसका गठन किया गया, तो उस समय जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके इस समय अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के। तो क्या हुआ
इसमें क्या थे टोटल जो थे सदस्य, ठीक है, टोटल अगर सदस्य की बात करें तो टोटल सदस्य इसमें थे 7 और अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि क्या है गठन करना, प्रारूप का जो काम था वो क्या था, प्रारूप तैयार करना था। प्रारूप समिति का काम संविधान सभा के लिए प्रारूप को तैयार करना था, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है, तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि भारत में 28 वर्तमान में राज्य हैं। अब देखेंगे आप तो क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान को कब लागू किया गया था, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। अब आप देखेंगे जब संविधान को लागू किया गया था तो वो क्या था 26 जनवरी 1950, परंतु क्या है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था तो जाहिर सी बात है इससे बन के पहले ही बन के तैयार हो गया हुआ, तो ये जो है ये बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को ये बन के तैयार हुआ था, ठीक है। अब अगर बात करें तो इसमें जो है तैयार होने में इसको कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को बनने में लगे थे, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में लगे थे और इसमें कई सारे विदेशी स्रोत हैं, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूं, आप वो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 14, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, ठीक है। पहले क्या था, पहले जो था संविधान में क्या है टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, मूल अधिकार 7 थे, जिनमें क्या हुआ 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एक अधिकार माइनस करके 6 अधिकारों को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया और जो एक अधिकार माइनस किया गया वो क्या था संपत्ति का अधिकार, जिसे क्या है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके इसे क्या कर दिया गया विधि का अधिकार या विधि बोले या फिर बोले कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। अब क्या जो 44वां संविधान संशोधन था ये कब हुआ था, तो ये आपका 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो मौलिक अधिकार है इनके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। हाँ, इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर की मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप क्या करें कि उसको जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया यहाँ पर, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी, तो ये क्या था मार्ले मिंटो सुधार द्वारा जो है मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो इसमें क्या था ये जो है 1909 में जो है ये मार्ले मिंटो सुधार आया था, ठीक है। तो इसको बोला क्या जाता था, ये एक्चुअल में क्या था ये था भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। ये एक्चुअली जो था ये था भारत परिषद अधिनियम, इसको ही मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता था, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार इसको ही बोला जाता था। तो इस अधिनियम में था क्या, इस अधिनियम में था इस चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी, यानी जो चुनाव निर्वाचन प्रणाली बोली जाए या चुनाव प्रणाली बोली जाए तो 1909 भारत परिषद अधिनियम के तहत ही पहली बार भारत में मान्यता मिली थी कि हाँ भारत जो है अब चुनाव करवा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद में है क्या क्वेश्चन नंबर 17 है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ठीक है। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो क्या ये दल बदल विधेयक है, जिसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है, तो ये दल बदल विधेयक कानून है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी, ठीक है। तो नगर पालिकाएं हैं ये क्या है संवैधानिक, इन्हें नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता यानी संविधान में मान्यता कब दी गई, तो ये 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग दी गई। अब 74वां संविधान संशोधन जो है अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है 1992 में हुआ था, ठीक है।
संविधान संशोधन पे भी वीडियो है, आप उसको भी आके देख सकते हैं। क्या है, संविधान संशोधन 1942 में हुआ था, माफ कीजिए 1992 में हुआ था, 74वां, जिसके अंतर्गत क्या है, नगर पालिकाओं को संविधान में मान्यता दी गई। अब नगर पालिकाओं को संविधान में जो मान्यता दी गई वो किस अनुच्छेद में दी गई, ठीक है, तो क्या है, ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 243 है, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को संविधान में मान्यता दी गई। अब आगे बात करते हैं झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी झंडा समिति के सदस्य थे। अब झंडा समिति क्यों बनाई गई थी और क्या थी झंडा समिति, ये जान लेते हैं। तो पहली बात तो जान लेते हैं ये कब बनाई गई थी, तो 1946 में झंडा समिति बनाई गई थी। इसका मेन कारण क्या था, भारत का जो झंडा है उसको डिसाइड करना था कि भारत का झंडा कैसा होगा और उसका रेशियो क्या होगा और उसको बनाएगा कौन, ठीक है। तो ये काम था झंडा समिति का। तो इसमें क्या हुआ, जो राष्ट्रीय ध्वज भारत का था उसकी रूपरेखा तैयार करनी थी इसमें। तो जो है 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो है भारत ने तिरंगा अपनाया। और उस तिरंगे में क्या हुआ कि जो उस तिरंगे का रेशियो था, ठीक है, इसका रेशियो जो था वो था 3/2, ठीक है, 3/2 रेशियो था, यानी कि 3 उसकी लंबाई थी और 2 उसकी चौड़ाई थी। अगर बात की जाए 3 उसकी लंबाई थी ऐसे और 2 उसकी चौड़ाई थी ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, भारत का झंडा बनके तैयार हुआ। तो ये क्या था, हालांकि इसमें मतलब बीच में नहीं है, क्या भारत का झंडा बनके तैयार हुआ इस तरीके से। अब इसमें क्या हुआ कि 3 कलर होते हैं और बीच में क्या होता है कि एक चक्र होता है, ठीक है, एक चक्र होता है। नीचे क्या होता है, नीचे हरा कलर होता है, उसके बाद में क्या होता है, बीच में सफेद, और उसके बाद में क्या होता है, केसरिया होता है, और बीच में जो चक्र होता है इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है नीला, और इस चक्र में क्या होता है, 24 तीलियां होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो झंडा है इसका प्रारूप तैयार किया था। तो इसको प्रारूप मतलब बनाया किसने था, तो ये क्या थे, आंध्र प्रदेश के थे, आंध्र प्रदेश के तो थे, तो आंध्र प्रदेश के ये थे, इनका नाम था पिंगली बैंकेया, ठीक है, पिंगली बैंकेया जो है इनका नाम था, पिंगली, मैं लिख देता हूं, आप यहाँ पर क्या करेंगे उसको चेक कर लेंगे, पिंगली बैंकेया इनका नाम था। इन्होंने क्या है कि भारत का झंडा जो है बना करके तैयार किया था। क्लियर है। अब आप जो है यहाँ पर देखेंगे झंडा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में बता दिया। अब आप जो देखेंगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये क्या है, आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। धार्मिक जो आपका स्वतंत्रता है तो ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 25 में आपको दिया गया है कि आपको अपने धर्म के लिए भी स्वतंत्रता दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर आप 22 देखेंगे, इसमें क्या पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है कि भारत में क्या है कि संविधान है, तो संविधान के अकॉर्डिंग गांव तक कोऑर्डिनेटिंग होने के लिए 3 स्टेप में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। 3 स्टेप में क्या है कि उसके बाद में क्या होगा, सबसे निचला स्तर क्या होगा, वो होगा पंचायत, ठीक है, पंचायत होगा निचला स्तर, या जिसे आप बोलें ग्राम प्रधान, तो सबसे निचला स्तर क्या होगा, पंचायत। तो पंचायती राज व्यवस्था है ये, सबसे पहले आपको बता दें तो सबसे पहले ये राजस्थान ने अपनाई थी, ठीक है, राजस्थान ने पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी। अब ये जो है पंचायती राज दिवस के बारे में अगर बात करें तो ये कब मनाया जाता है, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है, तो इसकी एक्चुअल शुरुआत हुई 2010 में, यानी 2010 में जो है पहली बार पंचायती राज दिवस मनाया गया, ठीक है। अब पंचायती जो राज है, पंचायती राज जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो आपका जो है आर्टिकल 40 में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर दिया गया हुआ आपको कि भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी बनकर के तैयार हुआ था एक्चुअल में, ठीक है। तो क्या है, 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। आप बात कर लेते हैं आगे, तो आगे बात में दिया गया हुआ, आगे बात में आपको दिया गया हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है, आप जैसे देखेंगे
अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 24वां क्वेश्चन, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, नीलम संजीव रेड्डी जो है देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया, यानी कि उनके निर्वाचन प्रणाली में किसी ने भी उनके विरोध में या उनके विरोध में किसी ने भी मत नहीं दिया। तो नीलम संजीव रेड्डी हैं, ये क्या है कि ये कब बने थे राष्ट्रपति, ये जान लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो है 1977 से 1977 से 1982 तक जो है क्या भारत के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अब बात कर लेते हैं ये क्या पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, यानी कि उस समय पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति माफ कीजिए पार्टी थी, वो की थी जनता दल, जिसे कि अब वर्तमान में क्या है भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी जाना आता है, ठीक है। तो 1970 से 1982 तक ये बने थे और कांग्रेस के अतिरिक्त पहले राष्ट्रपति थे, यानी कि जो गैर कांग्रेसी थे वो पहले राष्ट्रपति थे। तो बात कर लेते हैं ये जो नीलम संजीव रेड्डी है किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और ये आंध्र प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ठीक है, 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो पहली बार ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 1956 में, जबकि आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था उसी वर्ष में। उसके बाद 1962 में दूसरी बार आंध्र प्रदेश के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 आपको ये दिखाता है कि क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया गया पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है, यानी कि जिसे क्या है जेबी वीटो भी बोला जाता है। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने क्या पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है, जो कि संविधान में राष्ट्रपति को शक्ति दी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि अगर संसद द्वारा कोई विधेयक, मान लीजिए कोई विधेयक है तो उस विधेयक को क्या किया संसद ने पारित कर दिया है, ठीक है, मान लीजिए किसी सरकार ने कोई विधेयक या कोई कानून वगैरह संसद में पेश किया, संसद ने उसको पारित कर दिया। पारित करने के बाद क्या होता है कि एक्चुअल में उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कि राष्ट्रपति उसको स्वीकृत दे दे और ताकि वो की संज्ञान में विधेयक लाया जा सके। तो क्या हुआ कि ज्ञानी जैल सिंह जिस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया कि एक विधेयक पारित संसद ने किया था, उस विधेयक पर उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि मैं इस विधेयक को पारित करूं या ना करूं। तो उसमें क्या होता है कि पॉकेट वीटो जो सबसे बड़ा होता है कि इसमें क्या होता है, अगर राष्ट्रपति चाहे कोई भी विधेयक या कोई भी बिल उसके पास आता है तो वो क्या कर सकता है, उसको पारित ना करे और जब तक उसका मन हो तब तक पारित ना करे। तो इसलिए जो है यहाँ पर इसको पॉकेट वीटो कहा गया। तो इन्होंने क्या किया कि जब विधेयक आया था तो उसको पारित नहीं किया और ना ही उसको वापस लौटाया, ठीक है। पॉकेट वीटो ये है कि अगर आप वापस लौटा देते तो वो पॉकेट वीटो आपका नहीं हुआ है। अगर तो इसमें क्या, अगर लंबित कर दें आप, जैसे कोई भी विधेयक पारित हुआ तो उसको क्या कर दें कि राष्ट्रपति लंबित कर दे, अपने पास ही उसको पड़ा रहने दे और उसको पारित ना करे, ना ही वापस संसद में भेजे किसी भी संशोधन के लिए, तो क्या हो जाता है वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल हो जाता है। जिसके लिए इसमें कोई भी संविधान में कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है। हालांकि अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या होता है कि अगर कोई भी विधेयक पास होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है उसको 10 दिन के अंदर, ठीक है, 10 डेज के अंदर क्या करता है उसको या तो वापस करेगा या फिर उसको पास करेगा, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया है, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था आपका 1947 में, ठीक है, 1947 में 22 जनवरी 1947 में पारित किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे भारत में जनहित याचिका वाद का जनक किसे कहा जाता है। तो यह है पीएन भगवती को जनहित याचिका वाद यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा था, यानी कि जिसे कि पीआईएल बोलते हैं। अब ये क्यों दाखिल की जाती है, अगर क्या है इसमें जनहित याचिका देखी जाती है कि जन यानी कि मनुष्य के प्रति इसमें हित है या नहीं है। कोई भी अगर मतलब कानून बनाया जाता है तो अगर कुछ वो कानून ऐसा है जिसमें कि आगे जाकर के किसी भी मनुष्य को नुकसान हो सकता है, तो कोई भी चाहे तो क्या कर सकता है वो एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल कर सकता है, जिससे क्या होगा कि उस पर विचार विमर्श सरकार दोबारा करेगी, ठीक
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में दिया गया संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ स्थायी अध्यक्ष बने। अस्थाई की बात करें तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो आपके अस्थाई सदस्य थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है अनुच्छेद 243, जो कि मैं आपको पंचायती राज के बारे में बता चुका हूं, और पंचायती राज पर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़े टॉप 30 क्वेश्चंस, जो कि आपके हो गए एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए स्पेशली, तो इनसे आ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और जो भी डिटेल बताई गई है आप उसको भी हैंड रिटन कर सकते हैं, यानी कि अपने नोट्स बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका एग्जाम में इनसे क्वेश्चन फंसता है तो आप उसको इजीली कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आऊंगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आप उसको अच्छे तरीके से कर सको और एग्जाम क्रैक कर सको। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।